गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे। मेयर उसका एक अगला टॉपिक लेके आए हैं अपन, मेयर सूत्र निगमन। ठीक है, मेयर सूत्र पता करेंगे कि मेयर सूत्र कैसे प्रदर्शित हुआ। तो अपन यहाँ पे मेयर सूत्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस सूत्र के बारे में बता देता हूं। इस सूत्र अपने पास आएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो ये अपने पास मेयर सूत्र निकल के आएगा। क्लियर? ये अपने पास क्या आएगा? एक मेयर सूत्र निकल के आएगा। ठीक है, तो इस सूत्र को पता करने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे अपन। ठीक है, तो इस डेरिवेशन करने के लिए अपन ने कल ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में पढ़ा था। तो लिखते हैं यहां पे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या था? यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उस निकाय के अंदर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस उस निकाय के द्वारा किया गया कार्य, उस निकाय के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अपन ने क्या पढ़ा? यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा और उस निकाय को दी गई ऊष्मा से उसके आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ, और आंतरिक ऊर्जा के बारे में अपन पहले भी पढ़ के आ गए। आंतरिक ऊर्जा क्या होती थी? जो गतिज ऊर्जा, गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा बराबर, उन दोनों का जो योग होता है वह अपने पास क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा को बताता है। और उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है उस निकाय को दी गई ऊष्मा। तो ये अपन ने बता के था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। सेकंड बात करें यहाँ पे, तो अपन कुछ यहाँ पे एक W वर्ग को अपन पहले भी एक आंतरिक ऊर्जा के द्वारा किए गए कार्य में अपन एक डेरिवेशन के द्वारा पता लगाया था कि W को P डॉट डेल V से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अपन ने पहले भी पता लगाया था। क्लियर? ये चीज अपन ने पहले भी यहाँ पे क्लियर की थी। मान लो इस समीकरण को मैंने दिया फर्स्ट नाम। क्लियर? इस समीकरण को क्या नाम दिया? फर्स्ट नाम। स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता बात करेंगे। यदि मैं यहां पे बात करूंगा कि स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होगी, स्थिर आयतन पे, जो अपन ने कल निकाली थी। ठीक है, तो यहां पे सेकंड बात करेंगे स्थिर आयतन पर। स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता बराबर। स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता बात करेंगे तो अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था यहां पे Cv। अपन ने किसके स्थिर आयतन की बात की थी, तो अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? Cv से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? Cv से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी अपन के पास जो ऊष्मा आई थी डेल Q अपॉन म्यू, और अपने पास आई थी डेल T। ये अपने पास एक निकल के अपने पास आई थी स्थिर आयतन के द्वारा। जहां पे अपन ने डेल क्यू किसको रिप्रेजेंट किया था? यहां पे यदि मैं बोलूं यहां पे जो डेल क्यू रिप्रेजेंट किया था, वह डेल क्यू किसको रिप्रेजेंट किया था भाई? ऊष्मा को, टी टेम्परेचर को, और म्यू जो गैस के मोलों की संख्या है भाई, बराबर। तो ये स्थिर आयतन पे, इसके बारे में अपन ने कल भी डिस्कस किया था, स्थिर आयतन पे। ठीक है, अगली बात करेंगे, यदि फर्स्ट समीकरण में से क्यू का मान रखने पर, अब ये डेल क्यू दिख रहा है यहां पे, मान लो इस समीकरण को नाम देते तो मैं सेकेंड। यदि मैं बोलूंगा समीकरण फर्स्ट का मान, समीकरण सेकेंड में रखने पर क्या हो गया? यहां पे यदि समीकरण पहले का मान सेकंड में रखा जाता है तो रखो, ठीक है। यदि समीकरण फर्स्ट का मान
सेकेंड में रखने पर। तो यहां पे अपन ने एक चीज यहां पे लिखी नहीं है, देखो अपन ने यहां पे समीकरण फर्स्ट नाम तो दे दिया, लेकिन एक चीज को यहां पे मिस कर गए। अपन ने यहां पे इस समीकरण को देखो, ये जो डेल डब्ल्यू है तो इसका मान इसमें रखा था, तो अपने पास क्या आया था, यदि दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा प्लस पी डॉट डेल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? ये अपने पास निकल के आता है। ठीक है, इसको नाम दे दो अपने पास समीकरण नंबर फर्स्ट। यदि अभी समीकरण फर्स्ट का मान यदि समीकरण सेकंड में रखने पर सी वी रिप्रेजेंट होगा अपने पास डेल यू प्लस पी डेल वी अपॉन म्यू डेल टी। ये अपने पास एक स्थिर आयतन पे गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान आ गया, जिसमें अपन ने डेल क्यू का मान भी रख लिया। ठीक है, तो यहां पे कुछ अपन चेंजेस करेंगे। यदि मैं म्यू को यदि 1 लेने पर, यदि गैस के मोलों की संख्या, यदि यहां पे बात करेंगे, अगली बात करेंगे गैस के मोलों की संख्या म्यू म्यू 1 लेने पर, तो म्यू 1 लेते तो अपने पास आता है सीवी इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी। दोनों को थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं यहां पे, डेल यू अपॉन डेल टी प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी। क्लियर? यहां तक अपन ने ये क्लियर किया। आगे और करते, यदि यहां पे एक बात करेंगे अपन, तो आयतन स्थिर है। यदि मैं बोलूंगा आयतन अपने पास क्या है, स्थिर है। सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता। मैंने अपन यहां पे क्या लेके चल रहे कि जो आयतन है, जो अपने पास वॉल्यूम है, उस निकाय का जो वॉल्यूम है वह अपने पास स्थिर है, वह कांस्टेंट है। यदि यहां पे लिखेंगे कि आयतन स्थिर है, तो डेल वी का मान 0 के बराबर हो जाएगा। यदि इस वैल्यू को पूरा 0 रखेंगे तो ये वैल्यू पूरी 0 आ जाएगी। तो अपने पास बचा क्या, सी वी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी। ये अपने पास एक इक्वेशंस बची। क्लियर? ये अपने पास एक इक्वेशन बची। ये अपने पास क्या है, एक इक्वेशन बची कि यहां पे यदि मैं आयतन को स्थिर रख रहा हूं, डेल वी का मान यदि 0 है, तो अपने पास जो स्थिर आयतन पे जो अपने पास गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान हो जाएगा वह डेल यू अपॉन डेल टी। यदि ऐसे के ऐसे अपन स्थिर दाब पे पता करेंगे, तो स्थिर दाब पे कैसे होगा, यदि बोलेंगे कि स्थिर दाब पे, यदि मैं सेकेंड पॉइंट यहां पे लेके चलता हूं, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता बराबर। तो ये स्थिर दाब पे बात करेंगे तो सीपी इक्वल टू डेल क्यू अपॉन म्यू डेल टी। क्लियर? ये अपने पास हो जाएगा स्थिर दाब पर, जो अपन ने ये भी कल अपन ने निकाला था बराबर। यदि यहां पे अपन म्यू का मान यदि 1 रख देते हैं, यदि म्यू का मान यदि 1 रख देते हैं, तो डेल क्यू का मान, सबसे पहले अपन डेल क्यू का मान रखते हैं, तो डेल क्यू का मान अपन पहले से लेके चले यहां पे, तो डेल क्यू यहां पे भी लिखते, तो डेल क्यू कितना आया था अपने पास, डेल यू प्लस पी डेल वी। तो इस मान को इसमें पुट करने पर डेल यू प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी, समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहां पे क्लियर हो गया। अरे यहां पे म्यू का मान अपन ने लिखा ही नहीं। यहां पे भी यदि गैस के मोलों की संख्या
म्यू इक्वल टू क्या ले रहे हैं 1, और यदि ये लेने पर अपने पास जो स्थिर दाब पर हो जाएगा डेल यू प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी, ये रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, यहां पे भी दोनों को यदि अलग अलग लिखा जाता है तो कितना होगा, देखो यहां पे यदि मैं यहां पे दोनों को क्या लिख रहा हूं अलग अलग, जैसे सीपी हो जाएगा अपने पास डेल यू अपॉन डेल टी प्लस पी डॉट डेल वी अपॉन डेल टी। लेकिन यहां पे अपन को डेल यू अपॉन डेल टी किसका मान दिख रहा है भाई, पहले अपन निकाल के आ गए स्थिर आयतन पे, बराबर। तो यदि मैं समीकरण 2 का, यदि मैं समीकरण 3 लिखा था 2 लिखा था, इसको लिखना भूल गए अपन, लिख लेते यहां पे समीकरण नाम दे देते इसको, ये अपने पास समीकरण आ गया 3। क्लियर? और आगे लिखते हैं अपन यहां पे, यदि इसको भी नाम देते थे एक बार समीकरण, इसको समीकरण नंबर 4। तो यदि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, बराबर, तो 3 का मान 4 में रखे कि भाई क्या होगा, तो डेल यू अपॉन डेल टी कितना हो जाएगा अपने पास सीवी प्लस पी डॉट डेल वी अपॉन डेल टी। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया, बराबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि अपने पास सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस पी डॉट डेल वी अपॉन डेल टी, ये अपने पास निकल के आ गया, तो अपन यहां पे थोड़ा और चेंजेस करते हैं। यदि मैं बोलूं इस सीवी को इधर लेके आ जाओ, बराबर के इस साइड यदि सीवी को लाने पे अपने पास फॉर्मूला आ जाता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू पी डेल वी अपॉन डेल टी, ये रिप्रेजेंटेशन अपने पास आ जाएगा। क्लियर? यहां पे यदि आदर्श गैस का समीकरण, अपन ने आदर्श गैस का समीकरण, और आदर्श गैस का समीकरण क्या कहता है, आदर्श गैस का समीकरण देख लेना, आदर्श गैस समीकरण, और आदर्श गैस का समीकरण कैसे, क्या इक्वेशंस होती है, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, ये अपने पास इक्वेशंस होती है। क्लियर? ये अपने पास क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण की। यदि यहां से मैं म्यू का मान यदि 1 रख दे तो अपने पास पीवी इक्वल टू आर टी आ जाएगा। यदि मैं रुकूंगा यहां पे भी म्यू इक्वल टू 1, तो पीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा आर टी, बराबर, पीवी इक्वल टू आर टी। तो यहां पे यदि बात करेंगे, यदि ताप में डेल टी परिवर्तन करने पर स्थिर दाब पर आयतन में परिवर्तन डेल वी हो, तो यदि ताप में, यदि निकाय के ताप में डेल टी परिवर्तन करने पर स्थिर दाब पर आयतन डेल वी हो जाता है, तो अपने पास इस वाले फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, पी डेल वी इक्वल टू आर डेल टी। क्लियर? तो यहां पे यदि मैं थोड़ा चेंजेज करूं तो अपने पास आर का मान आ जाएगा। देखो यहां से आर फाइंड आउट कर लेते हैं। आर फाइंड आउट करने के लिए डेल टी इसके साथ मल्टीप्लाई में, यदि मल्टीप्लाई से इसे बराबर के इस साइड भेज दूं तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास भाग में। तो देखो ये अपने पास एक इक्वेशन आ जाती है आर की, तो ये इक्वेशन अपने पास, ये इक्वेशंस अपने पास आ जाती है एक, ठीक है, ये अपने पास इक्वेशंस आ जाती है आर की। इस इक्वेशंस को भी एक नाम दे देते हैं अपन पहले। यदि मैं यहां पे यदि 5 इक्वेशन नंबर 5 ये दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 6 ये दे दो, ठीक है। तो समीकरण 6 का मान यहां पे, यदि समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, Cp माइनस Cv इक्वल टू
ऑन, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो अपन ने मेयर संबंध का एक फॉर्मूला अपन ने यहां पे निकाल दिया है कि Cp माइनस Cv किस तरीके से आया, तो उसका पूरा अपन ने एक डेरिवेशन किया, बराबर। उस डेरिवेशन को अपन ने यहां पे पूरा क्लियर किया कि भाई Cp माइनस Cv किस तरीके से अपने पास निकल के आया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक समीकरण होता है जिसको मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। मेन ये सूत्र जो होता है ना, ये मेन सूत्र यहीं पे होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। लेकिन ये कैसे निकल के आया, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लगा के अपन ने स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर ये वाला सूत्र अपन ने यहां पे प्रदर्शित किया। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। देखो अगला अपन एक और चीज यहां पे देखने जा रहे हैं, जैसे ऊष्मागतिकी अवस्था, चर तथा अवस्था का समीकरण। ठीक है, ऊष्मागतिकी अवस्था, चर तथा अवस्था का समीकरण। ऊष्मागतिकी अवस्था, चर और अवस्था समीकरण। तो इसमें थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि भाई इसमें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी क्या बताती है, फिर अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से। ठीक है, ऊष्मागतिकी अवस्था, चर तथा अवस्था का समीकरण। किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय की प्रत्येक साम्य अवस्था को कुछ स्थूल चरों के विशिष्ट मानों के उपयोग द्वारा पूरी तरह से वर्णित कर सकते हैं। जैसे किसी गैस की साम्य अवस्था उसके दाब, आयतन, ताप, द्रव्यमान के मानों पर पूरी तरह से निर्धारित होती है। भाई गैस की यदि अपन ये बात करना चाहता है कि भाई ये अवस्था के कुछ चर है, ताप हो गया, दाब हो गया, ठीक है, तो ये चर है, आयतन है, ठीक है, द्रव्यमान है, ये सारे चर है। तो यदि मैं बात करूंगा किसी गैस की, तो उसकी साम्य अवस्था किस पे डिपेंड करेगी? भाई भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो किस पे डिपेंड करेगा? भाई उसके ताप, दाब, आयतन, द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा, पूरी तरह से निर्धारित होता है उस पे। कोई ऊष्मागतिकी निकाय सदैव साम्य स्थिति में नहीं होता। क्लियर? भाई कोई भी ऊष्मागतिकी कोई भी निकाय लेते हैं तो वो साम्य स्थिति में थोड़ी होगा, उसका ताप, दाब कुछ ना कुछ अलग होगा, तो वो साम्य स्थिति में नहीं होता। किसी गैस के निर्वात के विरुद्ध यदि फैलने दिया जाता है तो साम्य अवस्था नहीं होती। दूध प्रसरण की अवधि में गैस का दाब संभव है, सभी स्थानों पर एक समान न हो। इसी प्रकार गैसों का वह मिश्रण जिसमें विस्फोटक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे पेट्रोल की वाष्प, वायु का मिश्रण जिसे एक चिंगारी से प्रज्वलित किया जाता है, एक समय अवस्था नहीं होती। इसके अतिरिक्त इसके ताप और दाब एक समान भी नहीं होते। मतलब कुल मिला के अपन ये कहना चाहता है कि किसी भी गैस का जो भी अपन बोलते हैं कि भाई एक साम्य अवस्था में नहीं हो सकती, बराबर। तो यहां पे अपन बात करेंगे ऊष्मागतिकी अवस्था, चर और अवस्था का समीकरण। ऊष्मागतिकी अवस्था, चर अथवा अवस्था का समीकरण। ठीक है, ऊष्मागतिकी अवस्था, चर और अवस्था का समीकरण, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशंस ऑफ स्टेट। ठीक है, साम्य अवस्था की बात करेंगे तो ए बी सी भाग पर यदि बात करेंगे तो एक निकाय लिया अपन ने, मान लो एक निकाय, आज अपन इस पे बात करते हैं कि भाई क्या ये रहता है, ये अपन ने एक निकाय लिया, ठीक है, ये कोई निकाय है अपने पास, ठीक है, ये कोई निकाय लिया, ये पिस्टन लगा हुआ है यहां पे, बराबर। ये अपने पास क्या है, एक ऊपर की तरफ पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, इसके ए भाग, बी भाग और सी भाग तीन लिए, मान लो ए, बी एंड सी, बराबर। तीनों भागों पर यदि तीनों भाग समान है तो वह साम्य अवस्था में होंगे, बराबर। और ताप, दाब और आयतन की बात करें, यदि तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होंगे तो वो तापीय साम्य अवस्था के अंदर होंगे। तो मान समान हो तो इस निकाय की साम्य अवस्था कहलाती है। तो यदि मैं इस निकाय के अंदर बात करूंगा
तो इस निकाय के अंदर इस निकाय का ताप, दाब और आयतन, बराबर, यदि तीनों कंडीशन साम्य अवस्था में, यदि यहां पे साम्य अवस्था की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो ये तीनों चर साम्य अवस्था में होने चाहिए। जैसे मैं ए बी सी से डिनोट करूंगा, या फिर मैं यहां पे बोलूंगा कि किसी निकाय की, किसी निकाय के ताप, दाब और आयतन समान अवस्था में हो तो वह साम्य अवस्था कहलाती है। समान हो, आयतन के मान समान हो तो वह साम्य अवस्था कहलाती है। सीधी सी बात है। ऊष्मागतिक अवस्था चर के बारे में बात की, निकाय लिया, यदि इस निकाय के अंदर मैं बोलूंगा टेम्परेचर, उसका प्रेशर और उसका आयतन, यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब समान अवस्था के अंदर तीनों चर यदि समान अवस्था में, तो वो कौन सी अवस्था कहलाएगी भाई? इस निकाय की साम्य अवस्था कहलाएगी। यदि किसी निकाय के सभी भागों में ऊष्मागतिकी चर के मान समान हो तो वह अवस्था साम्य कहलाती है। यदि किसी निकाय के ऊष्मागतिकी चर समान अवस्था में हो, एक और पॉइंट लिखते हैं, यदि किसी निकाय में ऊष्मागतिकी के चर, मतलब ताप और दाब और आयतन की बात की है, ऊष्मागतिकी चर समान अवस्था में हो, ऊष्मागतिकी चर समान अवस्था में हो तो वह साम्य कहलाती है। वह निकाय पे साम्य ही कहलाएगा। क्लियर? ये दोनों बातें ऊष्मागतिकी चर के बारे में बात की, और नॉर्मल कंडीशन अपन ने ताप, दाब और आयतन को लेकर भी यहाँ पे बात की कि दोनों साम्य अवस्था के अंदर होने चाहिए। यदि अवस्था समीकरण की बात करें तो आदर्श गैस जो बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करे आदर्श गैस कहलाती है। अवस्था समीकरण की बात करें, स्टेट इक्वेशंस, बराबर, तो स्टेट इक्वेशंस के अंदर क्या लिखा था? पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, और म्यू आर टी के बारे में पता लगा क्या कि ये आदर्श गैस का एक समीकरण होता है, अवस्था समीकरण, बराबर, जो आदर्श गैस से संबंध होता है। और अवस्था समीकरण की बात करेंगे, स्टेट इक्वेशंस, अवस्था समीकरण, और यहां पे यदि मैं स्टेट इक्वेशंस की बात करूंगा अवस्था समीकरण की, तो अपने पास क्या होता है यहाँ पे? अवस्था समीकरण, आदर्श गैस जो बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करता हो आदर्श गैस कहलाता है। यहां पे आदर्श गैस को लेके चलेंगे, आदर्श गैस, ये पहले भी अपन निकाल के आ गए, आइडल गैस, आइडल गैस, तो जो बॉयल व चार्ल्स के नियमों का पालन करता हो आदर्श गैस समीकरण कहलाता है, बराबर। आदर्श आइडल गैस की बात करेंगे तो आदर्श गैस समीकरण क्या कहलाता है? यदि वो बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करता हो, ठीक है, आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। जैसे पीवी इक्वल टू क्या है? म्यू आर टी, क्या लिखेंगे यहां पे फॉर्मूला? पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। ये अपने पास कौन सा गैस समीकरण है? आदर्श गैस समीकरण। क्लियर? तो ये अपने पास आदर्श गैस अवस्था समीकरण भी कंप्लीट हो गया। यदि म्यू में मोलों की संख्या यदि बात करेंगे 1 लेने पर तो क्या आ जाएगा? पीवी इक्वल टू आर टी। यदि यहां पे यदि गैस के मोलों की संख्या
गैस के मोलों की संख्या म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और म्यू इक्वल टू 1 आने पर पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा आरटी के बराबर। ये अपने पास एक अवस्था समीकरण आ गया। ठीक है, तो यहां पे गैस के निश्चित मात्रा के लिए म्यू के लिए इस प्रकार केवल दो ही स्वतंत्र चर है। मान लीजिए कि वे पीवी या टीवी है। निश्चित ताप दाब आयतन वक्र को समतापी कहते हैं। वास्तविक गैसों के लिए अवस्था का समीकरण अधिक जटिल हो सकता है। ऊष्मागतिकी अवस्था चर दो प्रकार के होते हैं, एक तो विस्तीर्ण हो गया और एक क्या होता है अपने पास गहन चर। ये दो टाइप्स के ऊष्मागतिकी अवस्था चर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। लिख देते हैं यहां पे, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। अवस्था समीकरण के चर, यदि अवस्था समीकरण के चर की बात करेंगे तो अवस्था समीकरण के चर दो प्रकार के होते हैं। कण के चर दो प्रकार के होते हैं। पहला है विस्तीर्ण चर और सेकंड बोलेंगे गहन चर। ठीक है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव विस्तीर्ण चर एक्सटेंसिव, और सेकंड अपने पास है गहन चर, जिसको बोला जाएगा इंटेंसिव। ठीक है, दो प्रकार के स्टेट अपने पास होते हैं। ठीक है, यदि अवस्था समीकरण के चरों की यहां पे बात की गई तो अवस्था समीकरण के दो टाइप्स के चर होते हैं, एक तो विस्तीर्ण चर हो गया और एक गहन चर हो गया। यदि विस्तीर्ण चर के बारे में बात करेंगे तो वह चर जिनके मान किसी निकाय को एक से अधिक हिस्सों में बांटने पर बदल जाए। यदि मैं विस्तीर्ण चर की बात करूंगा तो ऐसा निकाय की बात की है जिनके निकाय के एक से अधिक हिस्सों में बांटने पर वह बदल जाते हैं, तो वह अपने पास विस्तीर्ण चर कहलाते हैं। और गहन चर में बात करेंगे वे चर जिनके मान किसी ऊष्मागतिकी निकाय को एक से अधिक भागों में बांटने पर भी नहीं बदलते। यदि किसी निकाय को एक से अधिक भागों में बांटते तो विस्तीर्ण जो बदल जाते तो वो तो आ जाते हैं अपने पास विस्तीर्ण चर के अंदर। और यदि किसी निकाय को अपन एक से दो भागों में बांट रहे और कुछ बदलाव नहीं होता, उनमें कुछ चेंजेज नहीं होता, तो ऐसे जितने भी चर आएंगे वह अपने पास गहन चर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने यहां पे करेंगे बात कि इसके बारे में क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, विस्तीर्ण चर, यदि किसी निकाय को एक से अधिक भागों में बांटने पर, निकाय को एक से अधिक हिस्सों में, एक से अधिक भागों में बांटने पर आपस में बदल जाते हैं, बांटने पर बदल जाए, विस्तीर्ण चर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे यू वी एम। यू का मतलब आंतरिक ऊर्जा, वी का मतलब वॉल्यूम और एम का मतलब द्रव्यमान। इसके बारे में बात करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। पहले गहन चर के बारे में लिख देते हैं कि ऐसी यदि किसी निकाय को एक से अधिक
भागों में बांटने पर नहीं बदलते, गहन चर कहलाते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अपने पास होते हैं दाब, ताप, घनत्व। दाब, ताप और घनत्व। तो ये दो बातें अपन ने की है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, विस्तीर्ण चर और गहन चर के बारे में डेफिनेशन लिखवा दी है, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।